हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्विक क्रिक बंसी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आपको सुख समृद्धि मिले इस दीपावली पर, और दुख से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए। यानी आपको जो भी दुख है, आप दीपावली पर आप दुखी से दुखी जिस कारण हुए हो, वो आपको दुखी से मुक्ति मिल जाए इस दीपावली पर, और लाखों खुशियां आपकी झोली में गिर जाएं लक्ष्मी माँ की कृपा से इस दीपावली पर। चलिए, आपको आगे बढ़ते हुए, यानी दीपावली पे पावन अवसर पर आप बढ़िया दीपावली मनाएं और अपने घर में मिलजुल कर रहें, इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम। कि पहले हमने दो वीडियो में डिस्कशन करा कि हमारे जो राष्ट्र निर्माण की कैसी चुनौतियां, हमारे भारत के सामने जो मुख्य चुनौतियां थी क्या क्या थी, और जो भी हमारे विभाजन में जो समस्याएं आई थी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारे आगे समस्याएं क्या थी? अब हमारे आगे समस्याएं थी रजवाड़ों का विलय। यानी रजवाड़े होते क्या हैं और इस पर ये रजवाड़ों का विलय क्यों किया गया। अगर रजवाड़ों का विलय हम नहीं करते तो क्या होता, कि भारत ऐसा होता आज है? इसीलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ? ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो कितने हिस्सों में थी? दो भागों में थी। और एक हिस्से में क्या था कि ब्रिटिश प्रायद्वीप वाले राज्य जो भारतीय प्रांत थे। एक हिस्से में क्या था? ब्रिटिश प्रायद्वीप वाले राज्य, यानी वहाँ पर ब्रिटिश राज्य सीधा नियंत्रण था। वहाँ पर यानी राज्य राज्य जो सरकार होती थी वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया करती थी। और दूसरे हिस्से में क्या था कि देसी रजवाड़े थे, और ब्रिटिश प्रायद्वीप वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। यानी ब्रिटिश प्रायद्वीप वाले जो भी राज्य थे, जो भी प्रांत थे, वहाँ पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। यानी वो सीधे कानून लाती थी, पास करती थी, कुछ भी करना हो वो किसी से रोक टोक नहीं करती थी और ना करवाती थी। यानी अपना सीधा नियंत्रण उस राज्यों पर वो रखती थी। और दूसरी तरफ क्या था कि छोटे बड़े आकार के क्या थे? राज्य थे। यानी छोटे और बड़े आकार के कुछ राज्य भी थे। उन पर क्या था? उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें कहते थे हम रजवाड़े। और रजवाड़ों पर राजाओं का शासन रहता था। क्योंकि रजवाड़े कौन थे? छोटे छोटे जो छोटे बड़े जो राज्य थे, जो प्रांत थे, उन पर रजवाड़े कहते थे हम। और उन पर शासन कौन चलाता था? राजा चलाते थे। और राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। यानी क्या कर रखी थी? ब्रिटिश सरकार की उन्होंने अधीनता प्राप्त कर रही थी कि हम आपके अंडर में रहकर ही कार्य करेंगे और आपसे कभी ऊपर कोई निर्णय नहीं लेंगे। इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामले और शासन चलाते थे। यानी राजा ओनली क्या कार्य करते थे? अपने घरेलू कार्य काज करते थे और अपना घरेलू ही शासन चलाते थे। यानी जो ऊपर जो स्टेट लेवल का जो वो होता था वो कुछ नहीं करते थे। ओनली कौन करती थी? ब्रिटिश सरकार करती थी। राजा तो क्या करते थे? बस घरेलू शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रायद्वीप वाले के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य में जो अंग्रेजी प्रायद्वीप वाले, जो अंग्रेजी के जो अधीन जो राज्य आते थे, जो साम्राज्य आता था, वो 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। यानी पूरे भारत में रजवाड़ों की हिस्सा कितना था? 1/3। और प्रत्येक चार भारतीयों में से एक रजवाड़े की प्रजा थी। क्या थी? रजवाड़े की प्रजा थी। इसके बाद क्या हुआ भाई? अब हमारे सामने समस्याएं क्या थी? समस्याएं बहुत विकट थी भाई। समस्याएं ऐसे समझ लो आसमान सा टूट गया था। क्योंकि अगर हम इन रजवाड़ों का विलय भारत में नहीं करते तो आज हमारा देश विखंडित होता। हमारे देश में कितने राज्य बनते, कितने देश बनते, कोई पता नहीं। यानी कहें तो हमारा भारत टूट जाता अगर हमको एकत्रित नहीं वो मिलाए विलय नहीं करते तो। ठीक है। अब उसके आगे समस्याएं क्या थी कि आज़ादी के तुरंत पहले, यानी आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की, यानी जो हमें छोड़ के जा रही थी, वो स्वतंत्र करके जा रही थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही, यानी ब्रिटिश प्रभुत्व यहाँ पर जो अंग्रेजी शासन था वहाँ पर सीधा जो वहाँ पर नियंत्रण था। और वहाँ पर राजाओं के ब्रिटिश राजाओं जो रजवाड़ों पर भी उन्होंने अधीनता स्वीकार कर रही थी। तो वो कह रहे थे कि आप भी क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। यानी रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे और वहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार सीधा उन राज्यों पर नियंत्रण रखती थी वो भी आज़ाद हो जाएंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि सभी रजवाड़े, यानी रजवाड़ों की संख्या उस समय कितनी थी? 565। 565 और कहीं कहीं कहते हैं 72 भी होती हैं, यानी कन्फ्यूज मत होना, कहीं पर 565 भी होती है और कहीं पर 572 भी होती हैं। तो रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी। अगर रजवाड़े अगर भारत में नहीं मिलते तो 565 देश बन जाते, हमारा भारत कितना बचता? छोटा सा। एक तिहाई हिस्से पर तो क्या थे? रजवाड़े ही कायम थे ना, तो भारत कितना बचता? छोटा सा। तो इसीलिए रजवाड़ों का विलय करना अवश्य ही समझा सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं ने कि भाई अगर इनको हमने विलय नहीं किया गया तो भारत का क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा और एक तरीके से टूट जाएगा, जैसे सोवियत संघ टूट गया था। और ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे, यानी रजवाड़े क्या थे? कानूनी तौर पर ये आज़ाद हो जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे, कुछ भी करें। और अंग्रेजी सरकार के नज़रिए में यह था कि अब देखो, अब रजवाड़ों के लिए उन्होंने क्या स्वतंत्रता दे दी, यानी जाते जाते हमारे भारतीयों के लिए, नेताओं के लिए क्या कर गए थे? एक दुविधा पैदा कर गए, एक समस्या पैदा कर गई। अगर ये फैसला नहीं लेते, अगर ये छोड़ देते कि भारत के जो भी नेता हैं वो रजवाड़ों के बारे में देख सकते हैं कि क्या करेंगे, मगर उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, कि रजवाड़ों को क्या है? उनकी मर्जी है, अगर वो चाहें तो भारत में जाएं या ना जाएं, चाहे वो स्वतंत्र रहें। यानी उन्होंने ये कह दिया कि रजवाड़े अपनी मर्जी, चाहे तो भारत में वो शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, यानी चाहे वो अपना स्वतंत्र रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, या अपना राज्य भी खुद चला सकते हैं अगर उनकी मर्जी है तो। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होना, स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं था। अब एक समस्या क्या कर गए अंग्रेज, कि जो भी फैसला जो रजवाड़ों के लिए भारत में या पाकिस्तान में विलय होने के लिए किस पर कर दिया गया? राजाओं पर कर दिया गया। प्रजा को तो बस एक कठपुतली की तरह छोड़ा कि जो भी राजा फैसला लेगा कि प्रजा वही रहेगी, और यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दे दिया गया। बस राजाओं को दे दिया गया कि आप भारत में शामिल हो तो आपकी मर्जी, अगर पाकिस्तान में शामिल हो तो आपकी मर्जी, और आप अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं और आप अपना राज्य चलाना चाहते हैं तो आप अपना राज्य भी चला सकते हैं। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी, बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी भाई साहब ये, और इसे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। अब नेताओं को सोचने लगा भाई अब तो हमारी ये क्या कर गए? एक तरह से नैया डुबा गई, यानी भंवर में हमारी नैया डूबने वाली है। अगर हमसे रजवाड़े अलग हो जाएंगे और अपना अस्तित्व बनाने लग गए, यानी अपना राज्य चलाने लग गए, तो भारत तो टुकड़ों में भी बट जाएगा, बिल्कुल अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, भारत का नाम निशान खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत बड़ी समस्या थी रजवाड़ों की। फिर क्या हुआ? अब इसमें एक मैप दिया गया है कि भारत में विभाजन के पहले और बाद जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाला पीला वाला क्षेत्र है, अब देखो यानी कितना रह जाता भारत, अगर इनको विलय नहीं करते तो कितना रह जाता भारत। अब देखो बहुत, यानी एक तिहाई हिस्से पर तो रजवाड़े ही कायम थे, और बचा हुआ किस पर था? ब्रिटिश सरकार का। भाई पूरे पर तो क्या रजवाड़े ही दिख रहे हैं, यानी आधे से ज़्यादा रजवाड़ों का मामला है। अगर ये भारत में शामिल नहीं होंगे तो हमारे भारत का नक्शा कितना हो जाएगा? छोटा सा, बात खत्म। और ये भी कहीं कहीं पर ये भी अपने आप स्वतंत्र रहने लग जाएंगे फिर। इसीलिए उनको क्या करना था? स्वतंत्र रहने के लिए जरूरी समझा, वो जरूरी नहीं समझा सॉरी, इसीलिए उनको क्या करा? शामिल करने के लिए, विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कठोर तपस्या या एक तरीका से उन्होंने संघर्ष किया। क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को ख़त्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, यानी ये तो हो चुका था। मैं तो अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय क्या हो रहे थे? दंगे हो रहे थे, और अंग्रेजों ने तो कोई मतलब नहीं था, बस अंग्रेजों को तो अपना शासन किसके हाथ में देना था? नेताओं के हाथ में। और रजवाड़ों के लिए एक और समस्या पैदा कर गए हमारे लिए, तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक, अब समस्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं। समस्याओं ने जल्द ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए, यानी समस्याएं क्या? जल्द ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भाई समस्याएं उत्पन्न होने लग गई। अब हमारे सामने समस्याएं क्या? तेवर दिखाने लग गई। सबसे पहले त्रिभुवनकोण के राजा, यानी सबसे पहले त्रिभुवनकोण के राजा ने
राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। यानी यही डर था नेताओं को कि ये अपना राज्य को स्वतंत्र ना रखें, यानी भारत में मिलाएं या पाकिस्तान में मिलाएं, मगर त्रिवणकोर के राजा ने सबसे पहले स्वतंत्र रहने या आज़ाद रहने के लिए घोषणा कर दी। अगले दिन ही हैदराबाद के निज़ाम ने कर दी घोषणा। और कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। यानी कुछ लोग क्या थे कि वो संविधान सभा में ही नहीं शामिल होना चाहते थे, यानी संविधान सभा में नहीं शामिल होना चाहते थे। इनका मतलब क्या था कि ये भी अपना स्वतंत्र राज्य चाहते हैं। और रजवाड़ों के शासकों के रवैये से ये बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान छोटे छोटे देशों की शक्ल में बंट जाने वाला है। अब देश के जो नेताओं को क्या डर सताने लगा कि भाई अब तो भारत टूट जाएगा और छोटे छोटे देश इसमें कायम हो जाएंगे। लोकतंत्र के भविष्य अंधकार में जाना पड़ा। अब लोकतंत्र क्या लग रहा था, एक तरीका से काला सागर सा लग रहा था। अब तो ये काले सागर, काले धब्बे की तरह दिखने लग गया कि अब तो ये इस पर एक काल मंडराने लग गया। किस पर? लोकतंत्र पर। और भारत में स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्भर के साथ लोकतंत्र को रास्ता आखिर करना था। इसे देखते हुए ये स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। भाई यानी बहुत बड़ी समस्या थी। अगर भारत में रजवाड़ों का विलय नहीं होता तो बहुत देश बन जाते। और अधिकतर रजवाड़ों ने अलोकतांत्रिक रीति को चलाया जाता था। यानी बहुत से राज्य कौन होते थे? केंद्र शासित राज्यों की तरह नहीं, तो बात और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था। यानी यहाँ पर क्या था कि जो राजा होते थे ना, अपना शासन अलोकतंत्र तरीके से चलाते, यानी अपनी हुकूमत चलाते थे वो। और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतंत्र अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। और एक और समस्या थी कि जो राजा थे वो लोकतंत्र को लाना नहीं चाहते थे। भाई लोकतंत्र को कौन लाना चाहेगा? राजा तो बिल्कुल नहीं लाना चाहेगा, उसकी शक्तियाँ ही छिड़ जाएंगी। फिर क्या हुआ? तो फिर सरकार का नज़रिया क्या था? भाई सरकार का नज़रिया क्या था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सरकार ने क्या नज़रिया अपनाया? सरकार का नज़रिया क्या था इसमें? सरकार भी बहुत सख्त कदम उठा रही थी भाई। सरकार क्या है? सरकार का नज़रिया कि छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार कड़ा रुख अपनाया था। और मुस्लिम लीग ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कदम का विरोध किया। यानी क्या? कांग्रेस सरकार तो द्विराज सिद्धांत का भी विरोध कर रही थी और ये रजवाड़ों के जो इसको भी विरोध करने लग गई। और लीग का मानना था, जो मुस्लिम लीग थी, इसका मानना क्या था भाई कि रजवाड़ों को अपनी मर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। यानी इनका मतलब यह था रजवाड़े की मर्जी है, चाहे तो वो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, उनकी मर्जी है भाई, हम उनको स्वतंत्र छोड़ दें, हमें क्या है उनसे करना। तो भाई नहीं, ऐसा करने से तो बहुत बड़ी विचित्र भी लीला फैल जाती। रजवाड़ों को अपनी मर्जी का रास्ता चुनने का छोड़ दिया जाना नहीं चाहिए था और नहीं छोड़ा था। और रजवाड़ों के शासक को मनाने और समझाने में क्या थी? पटेल की ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था। आज ये आसान जान पड़ सकता है, आज तो हमको आसान पड़ सकता है भाई, अरे रजवाड़े तो वहाँ थे, हमारे भारत में मिल जाओ, तुम हमारे भारत में मिल जाओ। नहीं, उस समय बड़ी समस्या आई थी। लेकिन अपने आप में ये बड़ा जटिल काम था, बहुत जटिल काम था भाई साहब ये। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्वक पहलकदमी की ज़रूरत थी। और मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में जो आज हमारा उड़ीसा जो राज्य है, वहाँ पर क्या थे? 26 रजवाड़े थे। और छत्तीसगढ़ में कितने थे? 15 रजवाड़े थे। और सौराष्ट्र जो हमारा महाराष्ट्र जो भी क्षेत्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो भी क्षेत्र हैं ये वाले, उसमें कितने थे? 14 बड़े क्या थे? 14 बड़े कौन से थे? रजवाड़े थे। और 119 छोटे रजवाड़े थे और अनेक प्रशासनीय तंत्र थे। देसी रजवाड़ों की चर्चा में 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि अधिकतर रजवाड़े के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। यानी बहुत से रजवाड़े क्या थे? भारत में संघ में शामिल होना चाहते थे भाई कि हाँ हम तो शामिल हो जाएं।
मगर बहुत से नहीं राजी थे। बहुत से राजी क्यों नहीं थे? कि रजवाड़ों की चर्चा को तीन बातें सामने आई कि पहली बात कोई अधिकतर रजवाड़ों को लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात कि भारत सरकार का रुख लचीला था, यानी भारत ने रजवाड़ों के लिए कौन सा रुख अपनाया? लचीला, लचीला रुख अपनाया था, बहुत लचीला। और वह कुछ इलाकों को स्वेच्छा देने के लिए भी तैयार थी, यानी कुछ लोगों को विशेष अधिकार देने, यानी कुछ रजवाड़ों को क्या थी? विशेष अधिकार देने के लिए भी राजी हो गई थी क्या? हमारी सरकार। और जम्मू कश्मीर में विशेष क्या दर्जा दिया था जम्मू कश्मीर को। और भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने के लिए और क्षेत्रों की मांगों को संतुष्टि करने के लिए रुख अपनाया था। तीसरी बात यह थी कि विभाजन में पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों में सीमांकन पर सवाल खींचतान पर जोर पकड़ रही थी, यानी कुछ क्षेत्रों में क्या हो रहा था? वहाँ बस सीमाओं का विवाद भी होने लगा भाई कि हमारी सीमा इतनी है, हमारी सीमा इतनी है। कुछ समय कुछ लोगों पर, कुछ लोग क्या थे कि उनको कुछ नहीं सूझ रहा था, वो सीमाओं का ही विवाद लेके चल पड़े। और क्षेत्रीय अखंडता और एकता के सवाल पर सबसे अहम मुद्दा खड़ा हो उठा। यानी अब क्या था कि भारत के सामने क्या था? क्षेत्रीय अखंडता को कैसे बचाया जाए, यानी पहली चुनौती को। शांतिपूर्ण बातचीत के नजरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। यानी अधिकांश रजवाड़े क्या थे? क्या हो गए? शामिल हो गए थे 15 अगस्त। 15 अगस्त कब? 15 अगस्त 1947 को। फिर क्या हुआ? पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गई। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ के विलय पत्र, यानी विलय पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए, सहमति हस्ताक्षर कर दिए। इस सहमति पर, यानी इसको सहमति पत्र को क्या कहते थे हम? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस हस्ताक्षर का अर्थ है कि रजवाड़े भारतीय संघ के अंग बनने के लिए सहमत हैं। यानी क्या है? रजवाड़े क्या थे? इस पत्र को हस्ताक्षर कर देंगे। अब ये क्या है? ये क्षेत्र क्या है? ये भारत संघ का क्षेत्र है। यानी कुछ रजवाड़ों को यहाँ पर नाम दिए गए हैं: जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियायतों का विलय बाकी की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। जो भी यहाँ जूनागढ़ है, हैदराबाद है, कश्मीर है, मणिपुर की रियासतें और विलय की जो तुलना है वो काफ़ी कठिन थी। इस अध्याय में हम हैदराबाद, मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले में को गौर करेंगे और कश्मीर के विलय के बारे में अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे। यानी अब हम हैदराबाद के विलय के बारे में इसमें पढ़ेंगे। यानी हैदराबाद का विलय कैसे हुआ? भाई हैदराबाद का विलय बहुत कठिनता पूर्वक हुआ था। यहाँ का जो निज़ाम था बहुत कठोर था और बहुत कट्टर आदमी था। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, यानी ये बहुत बड़ी रियासत थी और ये बहुत बड़ा क्षेत्र था दक्षिण भारत में। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तान के इलाकों से घिरी हुई थी। ये बीच क्षेत्र में पड़ता था और इसकी जो सीमाएं, जो बाउंड्री थी, आज़ाद हिंदुस्तान से घिरी हुई थी। और पुराने हैदराबाद के आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बाकी आंध्र प्रदेश में हैं। और हैदराबाद के शासक को क्या कहते थे हम? निज़ाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निज़ाम, निज़ाम कहा जाता था। भाई निज़ाम कहा जाता था किसको? हैदराबाद के शासक को। और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था। यानी क्या था? वो दुनिया के दौलतमंदों में शुमार था। वो इतना धन दौलत वाला था, इतनी संपदा थी उस राज्य में, उस रजवाड़े में। निजाम ने सन 1947 में नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बेहाल रखने का समझौता किया। यानी निजाम ने क्या किया? एक समझौता तैयार किया और इस समझौते में 1 साल के लिए, ये समझौता कितने साल के लिए था? 1 साल के लिए। तो 1947 नवंबर में एक समझौता किया और ये कितना? 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम से बातचीत जारी रखी। यानी एक समझौता हो गया था 1 साल के लिए कि हम भारत में विलय कर लेंगे या ना करेंगे, मगर जब भी भारत के नेता क्या थे कि निजाम से लगे रहे और उनसे बातचीत करते रहे। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के लिए बीच निजाम के शासकों के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ गया। अब क्या हुआ भाई कि जो प्रजा थी वो आंदोलन
करने लग गई। और तेलंगाना के इलाकों में किसानों ने निजाम के दमनकारी शासन के खासतौर से दुखी थे। भाई किसान, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब लोग निजाम के शासन से बहुत दुखी थे। और क्या थे, और महिलाओं के निजाम के शासन में बहुत ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाओं पर बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था इस निजाम के शासन में। और महिलाओं की बड़ी समस्या आंदोलन में आ जुड़ी और हैदराबाद सरकार में आंदोलन गढ़ बन गया। और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस के आंदोलन अग्रपंथी में आंदोलनों को निजाम लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक यानी क्या 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 भेजा था इसने, एक अर्धसैनिक बल भेजा था, रवाना किया। इसे हम रजाकार कहते हैं। रजाकार वे होते हैं जो अव्वल दर्जाए के सांप्रदायिक और अत्याचारी लोग होते हैं। यानी इनको क्या था, इनका जो सीधा निशाना था हिंदुओं को सीधा निशाना था, औरतों की बलात्कारी और लूट कपाट इनका ये पहला पेशा था। रजाकारों ने गैर मुसलमानों खासतौर पर अपना निशाना बनाया था। यानी रजाकारों ने किसको निशाना बनाया, गैर मुसलमानों को। अब भाई क्या हुआ, जो गैर मुसलमान जो लोग थे उनको लूटपाट करने लग गए और रजाकारों ने एक तरह की हत्या और बलात्कार जैसों को उतारू हो गए। और 1948 सितंबर को भारत सेना ने निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंच गई और कुछ रोज तक रुक रखाई लड़ाई करते हुए इसके बाद निजाम आत्मसमर्पण कर दिया। और निजाम ने आत्मसमर्पण के साथ हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। ठीक, यानी हैदराबाद का विलय, बहुत कठिनाई आई, रजाकार भेजे, युद्ध करा उसने, बहुत सारी महिलाओं का शोषण किया, बच्चों को मारा गया दिन दहाड़े, इनकी इज्जतों को लूटा गया। जब भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी और उसके रजाकारों को दबाया, मारा, और जब निजाम पर दबाव डाला और उसने आत्मसमर्पण किया और भारत का विलय यानी हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। अब हम क्या करेंगे मणिपुर का, जो मणिपुर का विलय कैसे हुआ। मणिपुर आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा कौन थे, राजा बोधचंद्र सिंह भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। क्या थे, जो महाराजा बोधचंद्र ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्होंने ये आश्वासन दिया, उन्होंने क्या विश्वास दिलाया कि मणिपुर की आंतरिक स्वेच्छा बरकरार रहेगी। यानी भीतर जो मामले थे, अंदरूनी जो मामले, घरेलू जो मामले कौन चलाएगा, राजा ही चलाएगा। और जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 जून में चुनाव करवाया। यानी क्या था, वहाँ की जनता के उसके आक्रोश के वजह से उन्होंने क्या करवाया, एक जनमत चुनाव करवाया। और चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत संवैधानिक राजतंत्र में कायम हुआ। यानी संवैधानिक राजतंत्र इसमें कायम हो चुका था। और मणिपुर पहला भाग है जहाँ सार्वभौमिक वास मताधिकार का क्या चलता है। सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार कहाँ पर लागू किया गया था, मणिपुर में, और यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। यानी मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय पर बहुत गहरे मतभेद थे। और मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि रियासत को भारत में मिला दिया जाए। जो कांग्रेस जो वहाँ पर कांग्रेस जो मणिपुर में जो कांग्रेस सरकार थी वो क्या चाहती थी कि भारत में इसको मिला दिया जाए। और दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही थी नहीं, ये भारत में नहीं मिलना चाहिए। और विधानसभा के परामर्श के बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करवाए और भारत सरकार ने सफलता मिली। और मणिपुर को इस कदम को लेकर लोकतंत्र में क्रोध और नाराजगी पैदा हुआ है और इसका असर आज भी देखा जाता है। यानी मणिपुर का विलय बिगर को जो विधानसभा को बताए हुए जो वहाँ के मेंबर थे उनको बिगर बताए हुए महाराजा पर दबाव डाला और उसका विलय भारत में कर लिया। और ये यहाँ पर कार्टून दिया है, नाना जी उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी के काम हो जाएगा। ये क्या है, मणिपुर के राजा हैं और जो राजा क्या हैं, विदेशी मामले, प्रत्यक्ष रक्षा और संचार किसको दे रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे मांग रहे हैं। और जो बोधचंद्र हैं किसके ऊपर बैठे हैं, जनता पर बैठे हैं और उनको शोषण कर रहे हैं। ये कार्टून रजवाड़ों की जनता और वहाँ के शासकों के आपसी संबंध पर टिप्पणी करता है और पटेल रजवाड़ों की समस्याओं को ढंग से
हल करना चाहते थे, उसके लिए एक झलक इस कार्टून में देखी जा रही है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों को विलय करने में बहुत पूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने कठोर परिश्रम के बाद पूरे रजवाड़ों को भारत में शामिल किया और भारत की अखंडता को बचाया था। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई भी समस्या या कोई भी डाउट है तो आप निश्चय ही होकर कमेंट करें और आप मुझसे सवाल करें, और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा विद प्रूफ। और आप मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की भाई मुझे बहुत ज़रूरत है। आप इतना मुझे सपोर्ट करोगे, मैं इतना ही आपके लिए, यानी पूरी दोनों किताबें, जो भी स्वतंत्र भारत की राजनीति और समकालीन में विश्व राजनीति, यानी दोनों किताबों को पूरी तरह विद नोट्स कराऊंगा। ये तो मैंने चैप्टर के हिसाब से करवाया है। अब जो भी समकालीन में विश्व राजनीति का जो पार्ट आएगा वो हैंड राइटिंग के साथ आएगा। इसीलिए मैं आप मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।